एक बार फिर से मौका आ गया है सरकार से उम्मीदें बांधने को लेकर के कि सरकार को ये करना चाहिए, सरकार को वो करना चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आ रहा है बजट। अब बजट पेश होने जा रहा है इस बार 1 फरवरी को, जो है रविवार। और इस दिन जो है ना, उम्मीदें और दोगुनी हो जाएंगी, क्योंकि बाकी दिन क्या होता था, लोग ऑफिस में होते थे, कहीं बाहर होते थे, तो अच्छा बाद में पता चलता है बजट में ये हुआ वो हुआ। अब तो रविवार के दिन सब छुट्टी पर रहेंगे, सब टीवी खोल कर बैठे रहेंगे, एफएम क्या बोल रही हैं, हमें क्या दिया, हमें क्या नहीं दिया। तो मैं ये जानना चाह रहा था कि आखिर एफएम क्या दे सकती है, क्या क्या राहत देने की गुंजाइश है। क्योंकि बजट जब होता है ना, तो बाकी चीज़ें एक तरफ, और वो बात जो वित्त मंत्री साहिबा अपने बजट भाषण के आखिर में करती हैं, वही सबसे काम की बात होती है। वो होती है इनकम टैक्स में क्या राहत दिया जा रहा है। तो इनकम टैक्स में राहत इस बार भी बजट में मिलने की संभावना है क्या, या फिर और किस तरह की राहत टैक्स पेयर्स को मिल सकती है। आज इसी पर करेंगे खास चर्चा अपने बजट स्पेशल टैक्स गुरु में। और हमारे साथ 2 जाने माने चेहरे हैं जो अक्सर आप हमारे टैक्स गुरु के शो में देखते रहते हैं, शरद कोहली साहब और गौरी चड्ढा। आप दोनों का स्वागत है हमारे शो में। और मैं सोच रहा था कि हम लोग इसका बजट स्पेशल कर तो रहे हैं टैक्स गुरु में, लेकिन टैक्स से जुड़ी कुछ राहत मिलेगी क्या इस बजट में? क्योंकि पहले भी बहुत सारी राहत दी जा चुकी है, 12 लाख रुपए तक का टैक्स छूट दे दिया गया और बड़ी गदगद कर दिया गया। अब हर बार उम्मीद बांधना थोड़ा ज्यादा नहीं है कोहली साहब? मुझे लगता है फ्रंट लोडिंग वो टैक्स में भी हुई है, ये तो सच है। फ्रंट लोडिंग का मतलब जब शुरू में ही बहुत सारे रिलीफ दे दिए गए, 12 लाख तक का बहुत बड़ा रिलीफ था, 12 लाख तक 87A की रिबेट। तो मुझे बहुत ज़्यादा टैक्स के रेट्स में या बहुत बड़ी कोई मेजर राहत तो आती नहीं दिख रही है। पर यह है कि कहीं कहीं हमेशा ही गुंजाइश रहती है लक्ष्मण, कि आप जो डिडक्शंस हैं उसमें कुछ एडजस्टमेंट करें, टैक्स के स्लैब्स में कुछ चेंजेस करें। बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट इस समय 4 लाख की है न्यू टैक्स रिजीम में, आपको पता ही है। तो वहाँ ओल्ड टैक्स रिजीम और ओल्ड होती जाती है। मेरा अपना एक अनुमान है लक्ष्मण, कि अब ये जो 1 अप्रैल 2025 से नई टैक्स रिजीम 12 लाख वाली आई, इसमें मेरा कैलकुलेशन कहता है करीब 75% लोग अब न्यू टैक्स रिजीम में आना चाहेंगे। मतलब ओल्ड इरेलेवेंट हो गया। तो ओल्ड ऐसा लगता है कि उसको मारने की बजाय नेचुरल डेथ मर रही है, धीरे धीरे करके वो अपने आप, एक अंग्रेजी में शब्द होता है ऑब्लिवियन, तो धीरे धीरे वो धूमिल सी हो जाएगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा है, इससे अच्छा है कि आप बजट में ऐलान ही कर दीजिए कि इसके ये पीरियड है, इसके बाद धीरे धीरे इसको हम खत्म कर देंगे। नहीं, वो नहीं कर सकते लक्ष्मण, मुझे लगता है, क्योंकि अभी भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं, बहुत सारे का मतलब उनकी गिनती कम होती जा रही है, जिन्होंने बहुत लॉन्ग टर्म जैसे इंश्योरेंस पॉलिसीज ली हुई हैं, अच्छा, पीपीएफ अकाउंट्स खुलवाए, उन्होंने ये पॉलिसी ली ही इसीलिए थी कि टैक्स डिडक्शन दिया करती थी। और टैक्स, और मान लीजिए 15 साल की पॉलिसी है, 20 साल की पॉलिसी है, तो मुझे लग रहा है बजाय उसके एक चॉइस दी हुई है, विकल्प तो है ही है, पर धीरे धीरे उसको इतना अट्रैक्टिव बनाया जा रहा है नई रिजीम को। और सबसे बड़ा अट्रैक्टिव मुझे लगता है जो स्टैंडर्ड डिडक्शन में अब भेदभाव है, वहां 50,000 की या 75,000 की, तो इसको धीरे धीरे धूमिल अपने आप हो जाए। इसको और अट्रैक्टिव बनने की गुंजाइश है क्या? देखिए, गुंजाइश टैक्स पेयर के पॉइंट ऑफ व्यू से उम्मीद की बात करें, हमेशा ही रहती है, हमेशा ही रहती है। मुझे लगता है कि अभी भी टैक्स रेट्स को और रैशनलाइज किया जा सकता है, स्टैंडर्ड डिडक्शन को और बढ़ाया जा सकता है, और एक बहुत बड़ा चेंज जो लाया जा सकता है वो है कि आप इन्फ्लेशन एडजस्टेड टैक्स स्लैब्स करते हैं। वही मैं कहना चाहते हैं कि अब हर बार हम जो उम्मीद लगा कर बैठते हैं कि इतनी छूट मिले, उतनी छूट मिले, सीधा सा उसको फार्मूला बना दीजिए कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ेगी, इन्फ्लेशन जिस हिसाब से बढ़ेगा, उस हिसाब से हम टैक्स स्लैब में अपने आप बदलाव होता जाएगा। पर लक्ष्मण, आजकल इन्फ्लेशन 1-1.25% है, तो आप नुकसान में रहेंगे। तो नुकसान में रहेंगे तो इन्फ्लेशन, हालांकि बता दूं आपको जानकारी के लिए, अब इन्फ्लेशन का तरीका ही बदल रहा है। अब जो नेटफ्लिक्स, मोबाइल डेटा, इन सब को जो कीमतें हैं ना, वो भी इसमें इंक्लूड होता है। वो असली इन्फ्लेशन दिखेगा, अभी दिख नहीं रहा। गौरी मुस्कुरा रही है, आपको क्या लगता है इस बार कुछ छूट मिलेगी कि नहीं मिलेगी? लक्ष्मण, जो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है या जो स्लैब रेट्स हैं, उसमें मुझे नहीं लगता कोई बदलाव होगा, क्योंकि पिछले थोड़े आशावादी आदमी हैं, तो आपको काफी चेंजेस कर दिए गए हैं। काफी चेंजेस कर दिए। इस साल उसमें चेंज लाना पॉसिबिलिटी नहीं लगती है। लेकिन स्टैंडर्ड डिडक्शन में, जैसे मिस्टर कोहली ने कहा कि स्टैंडर्ड डिडक्शन में चेंज हो सकता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन को हर साल थोड़ा थोड़ा इन्फ्लेशन से एडजस्ट करके भी अगर बढ़ाया जाएगा तो आसान रहेगा टैक्स कैलकुलेशन में। अगर इन्फ्लेशन को एडजस्ट करने के लिए एक फॉर्मूला दे देंगे, जैसे इंडेक्सेशन हुआ करता था कैपिटल गेन टैक्स के लिए, उससे थोड़ी कॉम्प्लिकेशन हो जाती है जब हम अपना टैक्स कैलकुलेट करते हैं। वहीं स्टैंडर्ड डिडक्शन अगर 75 से 1 लाख हो जाएगी, बाद में 1 से 125, 150, वो कैलकुलेशन बहुत ईजी है कि टैक्स पेयर्स को पता है हमारी अगर 50 लाख की इनकम है तो उसमें से सीधा सीधा 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख घट जाएगा और हमें बैलेंस पे ही टैक्स देना है। हर साल अगर स्लैब रेट्स बढ़ेंगे,
बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ेगी। एक तो बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट बढ़ने से क्या होता है कि टैक्स पेयर्स का बेस, जो टैक्स फाइलर्स का बेस है वो कम हो जाता है। वो सरकार चाहती नहीं है, वो सरकार चाहती नहीं है। उसी के साथ साथ हर साल स्लैब रेट अगर चेंज करेगी तो कॉम्प्लिकेशन बढ़ जाएगी, कैलकुलेशन में प्रॉब्लम आएगी। तो स्टैंडर्ड डिडक्शन को बढ़ाना, वहां पे रिलीफ देना मुझे लगता है सबसे इजी ऑप्शन है सरकार के पास, और टैक्स पेयर्स के लिए भी कैलकुलेशन वाइज वो काफी इजी हो जाए। मतलब आपके हिसाब से कहें तो स्लैब रेट में कोई परिवर्तन नहीं होना चाहिए, होने की उम्मीद बहुत कम है। निचला जो रेट है उसमें भी कोई एग्जाम्पशन लिमिट में कोई बड़े बदलाव की ज़रूरत मतलब उम्मीद नहीं की जानी चाहिए। हो जाए तो अलग बात है, बहुत ज़्यादा खुश हैं, सरकार कुछ देना चाहे तो अलग बात है, लेकिन उसकी उम्मीद अक्सर होती नहीं है। एक चीज़ और बड़ी चर्चा चल रही पिछले कुछ दिनों से, वो देख रहा हूँ मैं कि ज्वाइंट फैमिली को लेकर के एक इनकम टैक्स की व्यवस्था की जाए, हस्बैंड वाइफ मिल करके रिटर्न फाइल करें तो वो बड़ी राहत मिल जाएगी। है क्या माजरा का, समझाइए कोहली साहब। यूएस और जर्मनी में और भी देश हैं, वहां पर हस्बैंड वाइफ एक रिटर्न फाइल करते हैं। अच्छा, भले दोनों कमा रहे हैं, भले ही दोनों कमा रहे हो, उसको एज ए सिंगल इकोनॉमिक यूनिट रिटर्न फाइल करना कहा जाता है। अब उसमें फायदा लक्ष्मण वहां होता है जहां पर एक स्पाउस की इनकम जीरो हो, मतलब होम मेकर है मान लीजिए। अच्छा, तो वहां पर क्या है कि आपको कुछ डबल चीजें मिल जाती हैं, कुछ स्पेशल राहत उसमें दी जाती है। परंतु जहां पति पत्नी दोनों बराबर कमाते हैं, आपको हैरानी होगी, ये सिंगल यूनिट रिटर्न कई दफे नुकसान भी कर जाती है। नुकसान मतलब उसमें ज्यादा टैक्स भी आ जाता है। और देखिए, पति पत्नी एक गाड़ी के दो पहिए बताए जाते हैं बहुत जगह। मुझे आपकी इजाजत, तो बहुत दिन हो गए, एक शायरी याद, क्या बहुत दिनों का सही कह रहे हैं। एक शायरी याद आ गई इस पे कि पति पत्नी, क्योंकि अमेरिका के हम लोग पहले रिटर्न फाइल करते थे, अभी भी करते हैं, तो तब हम एक शायरी बोला करते थे कि तुम इनकम बन जाओ तो डिडक्शन मैं बन जाऊं। ध्यान दीजिएगा लक्ष्मण, तुम इनकम कमा के लाओ तो डिडक्शन मैं बन जाऊं, तुम टैक्स भर कर आओ तो रिबेट मैं बन जाऊं। अब हम तुम टैक्स रिटर्न के पॉइंट ऑफ व्यू से एक हैं, हम तुम टैक्स रिटर्न पॉइंट ऑफ व्यू से एक हैं। प्यार के साथ साथ सेविंग भी बढ़ा जाऊं, प्यार के साथ साथ सेविंग भी बढ़ा जाऊं। तो ये तो सिंगल यूनिट रिटर्न का फायदा है। हालांकि अगर कुछ ऐसा होता है, उसकी गाइडलाइंस क्या आती हैं, ये उस पर निर्भर करेगा। पर मैंने देखा है कि जिन देशों में ये लागू है वहां पर जरूर फायदा होता है, और खासकर जहां पर इनकम इनइक्वालिटी होती है, मतलब एक की ज्यादा है एक की कम है। हम उम्मीद करते हैं अगर आ जाए तो बहुत अच्छी बात। अच्छा, लेकिन उन लोगों के लिए फायदा है जिनके हाउस वाइफ जो है वो होम मेकर, उनको ज्यादा फायदा होगा, उसमें कैसे? मैं लक्ष्मण इसको एक अलग एंगल से देखती हूँ। मैं इसको एज अ फीमेल अपने एंगल से अगर देखूँ तो जितनी लड़कियां अब वर्कफोर्स में आ रही हैं, पहले के ज़माने में बहुत ज़्यादा तर ऐसा ही होता था कि लड़कियां होम मेकर होती थी। आजकल ज़्यादा से ज़्यादा लड़कियां कमा रही हैं, और यहाँ पे चैलेंज ये आएगा कि जब लड़कियां भी कमा रही हैं, हस्बैंड्स भी कमा रहे हैं, तो लड़कियों को अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी होगी हस्बैंड को, क्योंकि काफ़ी हद तक अगर आप देखेंगे फीमेल्स जो हैं वो अपने फाइनेंशियल डिसीजंस खुद नहीं लेती हैं, टैक्स रिलेटेड डिसीजंस खुद नहीं लेती हैं, उनको नहीं पता कैसे फाइलिंग होनी है। तो इस हिसाब से अगर जब आपकी कंबाइंड रिटर्न जाएगी तो सारी इंफॉर्मेशन आपको अपने स्पाउस को देनी होगी, जो हर केस में शायद सही ना हो, स्पेशली जहाँ पे आपकी शादी में कई बार प्रॉब्लम्स आती हैं और आप नहीं डिस्क्लोज करना चाहते अपने फाइनेंशियल्स, आप खुद इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं। अगर कंबाइंड रिटर्न जाएगी तो कभी भी लड़कियां अपनी रिटर्न खुद शायद ना भरें। नहीं तो इसमें ऑप्शनल कर देना कि आपकी मर्जी हो। ऑप्शनल होगा लक्ष्मण, ऑप्शनल होगा, लेकिन जब ये ऑप्शन होगी तो ये कहना भी अपने हस्बैंड से कि नहीं मैं अकेले अलग भरूंगी, ये भी एक लड़ाई का मुद्दा बन सकता है। और लक्ष्मण यही नहीं, इसमें ये भी है कि एक को पेनल्टी लगी तो दूसरे के ऊपर आ जाएगी, तो घर में एक ये झगड़े का कारण बन जाएगा, तुम्हारी वजह से मैं भी फंस गई, या तुमने गलती करी मैं भी फंस गया। ये भी एक समस्या आ सकती है। किसी ने मान लीजिए रिटर्न में डिफॉल्ट किया या कोई और गड़बड़ कर दी तो दूसरे पे इंपैक्ट होगा, बिकॉज आप एज अ सिंगल यूनिट फाइल कर। अच्छा, इसको थोड़ा समझना चाहता हूं बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में कि अगर ज्वाइंट रिटर्न फाइल करने की व्यवस्था की जाती है तो इसका मतलब ये माना जाए कि हस्बैंड वाइफ मिल करके ज्वाइंट एक रिटर्न फाइल करेंगे। तो अभी जो एग्जम्पशन लिमिट है या स्लैब रेट है तो वो क्या कंबाइंड डबल हो जाएगा? देखिए, वो तो उसकी शक्लो सूरत पे निर्भर करेगा। जो लेकिन मोटी भाषा में ये होता है कि दोनों का जब जुड़ जाता है तो आपको एक तरह से डबल बेनिफिट मिलने शुरू। डबल बेनिफिट। अच्छा, मान लिया जाए वाइफ हाउस वाइफ है, तब तो ज्यादा फायदेमंद है। ज्यादा फायदेमंद है, पर अगर दोनों बराबर कमाते हैं,
तो इसका जैसा मैंने बताया था आपको रिवर्स इफेक्ट भी हो सकता है, ओवरऑल बढ़ भी सकता है, क्योंकि जब आप ऐसे सिंगल यूनिट लेंगे तो उसका टैक्स फालतू भी तो इंडिया के केस में तो ज़्यादा हमें लगता है फायदेमंद हुआ, क्योंकि अभी भी बहुत सारे परिवार है जहाँ पे हाउसवाइफ वर्किंग वूमेन नहीं है, घर में रहती हैं, होम मेकर है, तो वहाँ पे तो जो अकेला कमाने वाला शख्स है उसके ऊपर बर्डन कम होगा इनकम टैक्स। बिल्कुल होगा लक्ष्मण। और आप देखें कि हम कई बार इस चीज़ पे शो भी कर चुके हैं कि जब किसी की शादी होती है तो टैक्स बचाने के लिए वो HUF स्टार्ट करते हैं, तो शादी के साथ साथ लोग अपने फाइनेंशियल डिसीजंस को भी अलाइन करते हैं। पहले HUF के तरीके से किया करते थे, अब हो सकता है अगर ये लागू होगा, ये लॉ आएगा, तो हो सकता है शादी के बाद लोग इस तरह से देखें कि हमारी कंबाइंड इनकम या हाउसवाइफ है और सिर्फ हस्बैंड कमा रहे हैं तो मुझे कितना टैक्स में फायदा होगा। तो डेफिनेटली ये शादी के साथ साथ इसको एक फाइनेंशियल एंड टैक्सेशन डिसीजन देखा। मैं बस के लिए एक कमेंट देख रहा था जो एक्स पे ये पोस्ट किया था, तो एक ने कमेंट किया था, तो अगर किसी के पास 4 वाइफ है तो इनकम टैक्स कम देने होंगे। वो छोड़िए, मुझे लग रहा है जो 7 फेरे लिए जाते हैं, हाँ। तो मुझे लगता है कि 8वां फेरा आएगा, क्योंकि 7 फेरों में ये होता है हम आपके खाने पीने का ध्यान रखूंगा, मैं ये रखूंगा, अब 8वां होगा मैं तेरे इनकम टैक्स एक फेरा आप एक्स्ट्रा हुआ करें। बिल्कुल, एक फेरा एक्स्ट्रा। मुझे लगता है पंडितों को संशोधन करना पड़ेगा अपने मंत्र में। 7 फेरे नहीं 8 फेरे होंगे, एक फेरे वित्त मंत्रालय के नाम। अच्छा, ये वाला कितना लॉजिकल है कि वैसे ही है, मान ली किसी को एक से ज्यादा वाइफ है तो उसको क्या? देखिए, मैं इसमें अपना कमेंट रिजर्व रखूंगा। चलिए, इसमें कमेंट रिजर्व, लेकिन है इंटरेस्टिंग ये। इस पे कभी बातचीत हुई है क्या कभी? क्योंकि आप लोग तो देखिए, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया ने प्रपोजल रखा था और कई दफे इसका जिक्र आया, तो हो सकता है, देखिए क्या पता, देखिए अब इस बार बाकी कोई चेंजेस नहीं तो शायद तो हमेशा ही। आप कितनी होपफुल है इस तरह कुछ संभावना इंडिया के लिए? हो सकता है, क्योंकि पिछले साल से ये चर्चा में रहा है और ICI का प्रपोजल है, तो कहीं ना कहीं इसको वेटेज दी जाएगी और एक अच्छा प्रपोजल है। और हो सकता है कि कोई बड़ा चेंज और ना आए और ये एक प्रपोजल सामने आ जाए कि आप जॉइंट फाइलिंग करके अपना टैक्स बचा सकते हैं। ये लेकिन आ जाएगा तो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा, सबसे बड़ी बहुत बड़ा रिफॉर्म होगा। एक चीज और, चूंकि हमारे दर्शक तो शेयर बाजार के निवेशक हैं, तो हर किसी चीज को शेयर बाजार के चश्मे से देखते हैं, तो शेयर बाजार के निवेशकों के लिए अगर कुछ कहा जाए तो क्या करना चाहिए वित्त मंत्री? देखिए, मार्केट जिस तरह से अंतर्राष्ट्रीय कारणों से थोड़ा सबड्यूड है, थोड़ा नहीं बहुत है, 40% से रिटर्न जो है 11-12% पे आ गए, लोग लाल हो गए कई लोगों के। तो शायद देखिए वित्त मंत्रालय को एक ख्याल आए और इक्विटी पर जो टैक्स लगता है 12.5%, उसमें कुछ रैशनलाइजेशन किया जाए, STT को शायद कुछ किया जाए। देखिए, शेयर मार्केट को लक्ष्मण हमेशा उम्मीद रहती है और ये उम्मीद कभी नहीं छूटेगी, जब भी चाहे मैं कहता हूं 4 साल कुछ ना हो तब भी लगेगी। पर पिछले साल शेयर बाजार उम्मीदों पे चलता ही है, और पर उसमें ये भी है लक्ष्मण के कैपिटल गेन में कुछ थोड़े बहुत ट्विक्स किए गए हैं पीछे, उसको देख के कई दफे लगता है शायद ना हो, पर शेयर बाजार कभी उम्मीद नहीं छोड़ेगा। हालांकि इसमें गौरी, जब कैपिटल गेन्स में ट्विक किए गए, जैसा कि कोहली साहब ने कहा, हमेशा ये कहा गया कि हम लोग इसको धीरे धीरे करके रेशनलाइज कर रहे हैं। तो पिछले बजट में देखा, उससे पहले बजट में एक इंटेंट आया, अभी भी गुंजाइश बनती है क्योंकि रैशनलाइज कर रहे हैं लक्ष्मण। इसीलिए आप देखिए कि स्टॉक मार्केट जो हमारी इक्विटी के गेन्स हैं उसको अलग रखा गया है, उसके अलावा जितने एसेट क्लास हैं सबको एक समान कर दिया गया, उनका होल्डिंग पीरियड सेम कर दिया है और उनका रेट ऑफ टैक्सेशन भी सेम कर दिया है। इसलिए मुझे लगता है उसमें शायद कोई चेंज ना भी हो, क्योंकि उसको चेंज करने का मतलब ये होगा कि आप फिर से कॉम्प्लिकेट कर देंगे, आप रेट भी बदल रहे हैं, होल्डिंग पीरियड भी अलग है, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकती है। एक चीज जो हो सकती है, अगर सरकार इन्वेस्टर्स को कुछ रिलीफ देना चाहती है, वो है हमारी जो 1.25 की एग्जेम्पशन है, वो शायद बढ़ा दी जा सकती है। 1.25 जो कैपिटल गेन इक्विटी के केस में अगर उसको 1.25 को 2 लाख या 2.5 लाख भी कर देंगे तो मेरे ख्याल से इन्वेस्टर्स के लिए, और ये क्योंकि सिर्फ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए होगी, ट्रेडर्स के लिए नहीं, तो इस केस में मुझे लगता है एक स्टॉक मार्केट के लिए काफी अच्छा ये होगा। लेकिन उसका फायदा क्या होगा? जो गेन तो हो नहीं रहा किसी को। गेन आगे चल के इसी वजह से गेन होगा, क्योंकि जैसे ही ये अनाउंस होगा मुझे लगता है स्टॉक मार्केट, और इस बार शायद स्टॉक मार्केट खुली भी है, संडे को खुल भी, तो आई थिंक हम सारे शेयर्स को ऊपर जाता हुआ देखेंगे। अगर ऐसा हुआ कुछ पता चले शायद बजट में आने वाला है, इसलिए खोल के रखो ताकि लोग एक्साइटेड रहे। नहीं, मुझे लगता है स्टॉक मार्केट और बजट का बहुत नजदीक का संबंध है, तो ऐसा नहीं हो सकता कि बजट अनाउंस हो रहा और स्टॉक मार्केट वाले बंद करके बैठा हो, इस वजह से शायद रखा गया। वो बहुत एक्साइटमेंट होती है, अलग अलग सेक्टोरल अनाउंसमेंट्स होती हैं,
तो मार्केट उसको सेलिब्रेट करता है, कई दफ़े उदास होता है, तो उदासी और खुशी को अपने अंदर समेटने के लिए उस टाइम खुला रखना। हालांकि मैं बताऊं तो बड़े मोटा ही फॉर्मूला, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट तो हुई नहीं, मेरा कहना है जब आप मुनाफा ले रहे थे तो वो घाटे में शेयरधारक बनिए, अब घाटा हो तो हमको कुछ मार्केट की यही खूबसूरती है। तो एसटीटी वगैरह में कुछ रिडक्शन ना करने दिया जाए। अब देखिए, उम्मीद तो जैसा मैंने कहा आपको, मार्केट को हर साल उम्मीद रहती है और कभी भी कुछ भी आ सकता है, पर और रैशनलाइजेशन की बात और रिफॉर्म्स की बात तो निरंतर चल रही है, तो इसलिए हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए, तो उम्मीद रखिए। एक और चीज़ है कि कई सारे प्रोसीजरल चेंजेस होने शुरू हो गए हैं, टीसीएस है, टीडीएस है, रिफंड समय पे मिल जाए, इस तरह की बातें हो रही है। कई बार ऐसा लगता है टैक्स आप भले ही कम ना करें, लेकिन इन सब झंझटों से हमें छुटकारा दे दीजिए। वो उसकी संभावना कितनी है बजट में, इस पर ब्रेक के बाद चर्चा करेंगे, कहीं जाइएगा नहीं।